चैप्टर 59 वन्या को प्यार है। लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। सुनीता जी बड़ी उम्मीदें लिए तापस से मिलने आती है, लेकिन तापस के कटु वचन वो सहन नहीं कर पाती। वन्या को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों में से गलती किसकी है, तापस की नहीं। वो खुद उस वक्त बच्चा था जब उससे घर से निकाला गया, जिसका बचपना भी ठीक से शुरू नहीं हुआ था। वो उससे उसके सारे रिश्ते छीना कहाँ का इंसाफ था। वो बच्चा ना जाने कैसे हालतों से गुजरा होगा, ना जाने उसने क्या क्या सहा होगा अपना पेट भरने के लिए। तो क्या गलती फिर सुनीता जी की थी, जो मजबूर थी, लेकिन एक माँ इतनी भी मजबूर नहीं हो सकती कि अपने ही बच्चे से मुंह मोड़ ले। वन्या इन्हीं समस्याओं और ख्यालों में उलझी हुई थी कि तभी उसे सुनीता जी दिखाई देती है, जो अपने सीने पर हाथ रख कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही और वो बेहोश होकर गिरने लगी। इससे पहले वन्या उन्हें संभाल पाती कि दो मजबूत हाथों ने उन्हें संभाल लिया। वन्या ने देखा तो सुनीता जी को निमित और समक्ष ने संभाल रखा था। दरअसल सुनीता जी को तापस की बात सुनकर वो सारी पुरानी बातें याद आने लगी जो उनसे जुड़ी हुई थी। आखिर क्यों एक माँ ने अपने ही बच्चे को बीच रास्ते में छोड़ दिया? क्यों एक माँ इतनी बेबस हो गई कि अपने ही सगे बेटे का वो ख्याल नहीं रख पाई? ये सब बातें सुनीता जी बर्दाश्त नहीं कर पाई। समक्ष ने झट से उन्हें अपनी गोद में उठाकर उसी कमरे के सोफे पर लेटाया और निमित डॉक्टर को बुलाने चला गया। वही जो शख्स ये सब रिकॉर्ड कर रहा था, उसने वीना जी को ये रिकॉर्डिंग भेजते हुए कहा, मैडम काम हो गया है। वही वीना जी ये वीडियो देख मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, जी आपके इस घर में दिन पूरे हो गए हैं, अब इस घर पर मेरा राज चलेगा। वही अस्पताल में सुनीता जी को ऐसे देख तापस को बुरा लग रहा था। भले ही किसी रिश्ते में कितनी नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन अपना खून अपना ही होता है। डॉक्टर उन्हें चेक करके कहा, इन्हें हार्ट अटैक आया है, पर अब ये ठीक है, आप प्लीज इन्हें टेंशन से दूर रखिए। हम आज का दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, कल आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ये सुन तापस के दिल में दर्द हुआ। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों वो सब कहा, लेकिन वो भी क्या करता। इतने टाइम बाद उस इंसान को अपने सामने देखा था जिसने उससे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। तापस का दिल टूटा था उस वक्त, तो क्या वो अपना गुस्सा भी जाहिर नहीं कर सकता। सभी अपने अपने ख्यालों में थे कि समक्ष वन्या का हाथ का पकड़कर उससे उस कमरे से बाहर ले गया और थोड़ी दूर ले जाकर कहता है, वन्या तुम घर जाओ, थोड़ा आराम करो, पूरे 2 दिन से तुम हॉस्पिटल में हो। वन्या, प्रकृति और आंटी जी, समक्ष ने सख्त आवाज में कहा, वो सब मैं संभाल लूंगा, और भी लोग हैं ये सब देखने के लिए। तुम कल रात भी ठीक से नहीं तो पाई, तो अब घर जाओ और सो जाओ। वन्या को समक्ष की ये बात सुनकर कल की बातें याद आने लगती है और उसके गाल थोड़े थोड़े पिंक हो जाते हैं। समक्ष ये देख उसे छेड़ते हुए कहते हैं, इतना ब्लश मत करो, ये सब हमारे बीच पहली बार नहीं हुआ है। वन्या की तो आंखें ही बाहर आ जाती है। ये बात सुनकर समक्ष, बस आंखें बाहर आ जाएगी, अब घर जाओ। वन्या कुछ कहने ही लगती है कि समक्ष फिर कहता है, मैं जल्दी आ जाऊंगा और सारा सच बता दूंगा तापस का। वन्या ये सुन कहती है, आपको कैसे पता मैं ये कहने वाली थी? समक्ष उसके करीब आने लगता है। उसका ये सवाल सुनकर वन्या अपने कदम पीछे लेने लगती है और कहती है, समक्ष हम हॉस्पिटल में है। समक्ष तो क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो समक्ष सचदेवा को रोक पाए। वन्या पीछे कदम लेते हुए आखिर में दीवार से लग जाती है। समक्ष उसके करीब आता है और उसके कान को चूम लेता है। वन्या कसकर अपनी मुट्ठी में अपनी कुर्ती को बीच लेती है। तभी उसके कानों में समक्ष की आवाज आती है, जो कह रहा था, मुझे तुम्हारे दिल की हर बात इसलिए पता चल जाती है क्योंकि वो मेरे पास ही है, और मेरा दिल तुम्हारे पास, जो सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कना चाहता है। वन्या की बॉडी में रोंगटे खड़े होने लगते हैं समक्ष की ये लाइन्स सुनकर। वन्या जानती थी समक्ष कैसा है, वो ज्यादा अपने इमोशंस और एक्सप्रेशन शो नहीं करता है। उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी ये लाइन्स वो कभी समक्ष के मुंह से अपने लिए सुन पाएंगी। वन्या समक्ष की आंखों में देखने लगती है। वो कुछ कहती कि उन दोनों के कानों में अर्पित की आवाज पति है, जो उन दोनों को ऐसे देखकर कह रहा था, भाई भाभी ये हॉस्पिटल थोड़ा तो रहम करो मुझ जैसे सिंगल पर और यहाँ के मरीजों पर। ये बात सुनकर जहाँ समक्ष अर्पित को घूरने लग जाता है, वही वन्या हंसने लग जाती है।
समक्ष, अपनी भाभी को घर छोड़कर आओ, इससे पहले मैं तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक करवा दूं। अर्पित सर हिलाकर हॉस्पिटल से बाहर चला गया। अर्पित और वन्या कार में थे। तब अर्पित ने कहा, भाभी मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? वन्या, हाँ पूछो। अर्पित, आपको समक्ष भाई में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मतलब समझ भाई ना ठीक से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना उनके चेहरे को देखकर पता लगा सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। ये सवाल सुनकर वन्या को थोड़ी देर पहले की बातें याद आने लगी, जो अभी अभी समक्ष ने कही थी। अर्पित वन्या को जवाब न देते देखता है। कोई नहीं, आप जवाब नहीं देना चाहती तो पर मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप मेरे भाई को एक एक्सप्रेशन लेस से बदलकर एक्सप्रेस करने वाला इंसान बनाएं या फिर उनके दिल की बात समझ ले। वन्या ये सुन मुस्कुरा कर कहती है, दूसरा विकल्प बेस्ट है। अर्पित, लेकिन ऐसा क्यों? वन्या, क्योंकि किसी को बदलकर प्यार करना प्यार नहीं होता छोटे देवर जी। अर्पित ये सुन हैरानी से वन्या को देखने लगा। वन्या उसे ऐसे देख कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अर्पित, आपने सुनी अपनी बात, क्या आपको भाई से प्यार हो गया है? वन्या ये सुन जो अभी तक मुस्कुरा रही थी उसकी हंसी बंद हो गई। क्या उसने सच में यही कहा? लेकिन कैसे, उससे प्यार कैसे हो सकता है? तभी अर्पित ने गाड़ी रोकी। वन्या अपने ख्यालों से बाहर आई और बिना कुछ कहे अपनी घर की तरफ चली गई। अर्पित ये देख मुस्कुराते हुए कहता है, चलो आपको एहसास तो हुआ कि आप प्यार करती है समक्ष से, वरना उसका प्यार इस बार भी अधूरा रह जाता है। वही खन्ना परिवार में तो अलग ही भूचाल आ रखा था। जब से वीना जी ने सबके फ़ोन पर सुनीता जी की हॉस्पिटल वाली रिकॉर्डिंग भेजी थी, तब से सबके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। वीना जी तो इंतजार कर रही सुनीता जी कब घर आती है और वापस इस घर से बाहर चली जाती है। हालांकि अभी खन्ना फैमिली को सुनीता जी के हार्ट अटैक के बारे में नहीं पता था। वही सोनी तो शॉक ही हो गई थी। ये वीडियो देखकर उसने अपने माथे पर हाथ रखा लिया था। उसने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी मॉम को तापस भाई से मिलने जाने की? मैं कर तो रही थी सारे इंतजार मॉम, ये आपने क्या गड़बड़ कर दी, अब मैं क्या करूं? सोनी, पहले तुझे मॉम से मिलना होगा, न जाने वो किस हाल में होंगी। तापस भाई ने उनकी बात सुनी भी होगी या नहीं। सोनी ये देख जल्दी से भागकर घर से बाहर जाने लगती है कि उसके कान में मिस्टर खन्ना की गुस्से भरी आवाज आती है, वही रुक जाओ सोनी, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। सोनी पर पापा मम्मी मिस्टर खन्ना गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी कोई माँ नहीं है। मैंने उनसे पहले भी कहा था कि अगर वो उस लड़के से मिलेंगी तो यहाँ से उनके सारे रिश्ते टूट जाएंगे। उन्होंने उस लड़के को चुना तो फिर ठीक है, अब उनकी भी कोई जगह नहीं है इस घर में। सोनी ये सब सुनकर भी कहती हैं, मेरी माँ से मेरा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। ये कहकर सोनी बाहर जाने लगती है कि मिस्टर खन्ना कहते हैं, वीना इसे कमरे में बंद कर दो, मैं नहीं चाहता मेरी छोटी बेटी भी सुनीता के दिखाए राह पर चले। वीना मन ही मन हंसती हुई कहती है, जी भाई साहब। सोनी चिल्लाते हुए, डैड आप ऐसा नहीं कर सकते डैड, मैं मॉम से मिलने जाऊंगी, वो मेरी माँ है, मैं उनके साथ रहूंगी। सोनी चिल्लाती रहती है लेकिन वीना उसे खींचकर ले जाती है। वही वन्या गेट बंद करके अंदर जा ही रही थी कि उसके गेट पर नोक होता है। वन्या, इस वक्त कौन है? वन्या जाकर गेट खोलती है लेकिन उसे सामने कोई नहीं दिखता। वन्या खुद से ही, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर गेट किसने नोक किया है? तभी वन्या की नज़र नीचे पड़ती है जहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी थी जमीन पर। वन्या ये देख झट से उसके गाल थपा थपा कर उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, उस लड़की को होश नहीं आता। तभी वन्या की नज़र एक सफ़ेद कागज़ पर पड़ती है जो उस लड़की की मुट्ठी में बंद था। वन्या उस कागज़ को उस लड़की की मुट्ठी से आज़ाद करती है और खोलकर देखने लगती है। वो एक लेटर था जिसमें लिखा था, हेलो वन्या, मैं अनिका हूँ, देव की गर्लफ्रेंड। कुछ दिन पहले किसी ने देव को किडनैप कर लिया। वो कौन लोग हैं पता नहीं, लेकिन देव ने मुझसे कहा था कि उससे इस मुश्किल से तुम ही निकाल सकती हो। प्लीज़ हमारी मदद करो वन्या। मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ शायद वो लोग मुझे भी तुम तक पहुँचने ना दे। ये पढ़कर वन्या रोने लगती है। अचानक वन्या को कुछ धुंधली तस्वीरें याद आने लगती हैं, जहाँ एक लड़का उस पर लोहे की रोड से वार करता है और कुर्सी पर बांध देता है। ये सब याद कर वन्या के सर में तेज दर्द उठता है और वो वही बेहोश होकर गिर पड़ती है।
आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 60 सिद्धार्थ लौट आया। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। वन्या अपने भाई के बारे में सुनकर घबरा गई थी। उसके जहन में कुछ पुरानी बातें आने लगी जो उस पर बीती थी। ये यादें दोनों भाई बहन से जुड़ी थी। वन्या बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। तभी अर्पित की गाड़ी घर के आगे रुकी है। वो वन्या का फोन देने वापस आया था जो वन्या में गाड़ी में भूल गई थी। अर्पित घर के अंदर जाते हुए देखता है जहां अनिका बेहोश पड़ी थी। उसके थोड़ी दूर ही वन्या भी दिखाई देती है। ये देख अर्पित डर जाता है। वो तुरंत फोन लेकर समक्ष को कॉल करता है। समक्ष इस वक्त निमित के साथ था। समक्ष निमित से सोनी के बारे में पूछ रहा था। तब अर्पित का फोन देखकर वो पिक करता है कि सामने से अर्पित की घबराई हुई आवाज आती है जो कह रहा है, समक्ष जल्दी घर आ, वन्या भाभी बेहोश हो गई है और उनके साथ एक और लड़की भी है। ये सुनकर समक्ष की पकड़ अपने फोन पर कस जाती है। वो गुस्से में कहता है, नोट अगेन। ये कहकर समक्ष भागता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आता है। वही अर्पित पहले वन्या को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर लेटाता है और फिर उसी लड़की को। वही सोनी को कमरे में बंद करते हुए वीना कहती है, चुपचाप बैठी रहो यहाँ। सोनी, चाची जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे मोम के पास जाना है। वीना, उनसे तो तू अब कभी नहीं मिल पाएगी, उनका तो स्थायी इलाज मैंने कर दिया है, अब तेरी बारी। ये कहकर वीना जी सोनी को कमरे के अंदर धक्का देती है और बाहर से लॉक कर देती है। वीना चाबी उछालते हुए आगे जाने लगती है कि उनको सोनी की आवाज आती है जो कह रही थी, चाची जी भूलिए मत, जो दूसरों का घर तोड़ता है वो अपने घर में भी कभी खुश नहीं रहता। ये बात बहुत बड़ी थी लेकिन वीना जी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो वैसे ही खुश होते हुए आगे बढ़ गई। वही समक्ष भागता हुआ घर के अंदर आया। वन्या को बेहोश देख वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसने झट से वन्या का सर उठाकर अपनी गोद में रखा और उससे जगाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त निमित भी भागता हुआ अंदर आया। दरअसल वो समक्ष के पीछे ही था। जब समक्ष हड़बड़ी में हॉस्पिटल से भागा तो निमित भी जानने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। निमित ने आकर पहले वन्या को देखा जिसे समक्ष होश में लाने की लगातार कोशिश कर रहा था। फिर उसकी नज़र अनिका पर गई। तभी निमित को एक श्वेत पत्र दिखा जिसे पढ़कर वन्या बेहोश हुई थी। निमित ने वो उठाकर पढ़ा, फिर वो पत्र समक्ष के आगे कर दिया। समक्ष ने भी वो लेटर पढ़ा और वन्या को देखने लगा, जिसकी पलकें हल्की हल्की हिल रही थी। वन्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसे समक्ष का चेहरा दिखाई दिया जिसके माथे पर चिंता की लकीरें थी। वन्या को तब उस पत्र की बात याद आई। उसे तुरंत उठकर कहा, समक्ष देव भाई को वो लोग ले गए। समक्ष उसके बाल ठीक करते हुए कहता है, फिक्र मत करो वन्या, कुछ नहीं होगा उनको, तुम जाओ बैग पैक करो, हम करनाल जा रहे हैं। वन्या खड़े होते हुए अनिका को देखती है जो अभी तक बेहोश थी। ये देख समक्ष ने वन्या को जाने का इशारा करके कहता है, निमित डॉक्टर को कॉल करके बुलाओ। वही सोनी अपनी खिड़की से एक रस्सी नीचे फेंकते हुए, आप लोगों को क्या लगा कि आप लोग अगर मुझे माँ से मिलने नहीं देंगे तो क्या मैं माँ से नहीं मिलूंगी? आप भूल गए डैड, मैं भी आप ही की बेटी हूँ, जो ठान लेती हूँ वो करके दिखती हूँ। ये कहकर सोनी उस रस्सी के सहारे नीचे उतरकर पीछे के गेट से भाग जाती है। वही कृति जब से होश में आई थी तब से सुनीता जी को ही देखे जा रही थी। उसने फिर तापस को देखा जो चुपचाप सुनीता जी की तरफ पीठ किए बैठा था। कृति सुनीता जी को देखते हुए ही कहती है, तापस तुम अपनी माँ से मुंह फेर कर क्यों बैठे हो? तापस, क्योंकि अब वो मेरी कुछ नहीं लगती। कृति, तापस में नहीं जानती तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा क्या झगड़ा है, लेकिन एक बात जरा कहना चाहूंगी, बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके पास माँ होती है। ऐसा कृति ने इसलिए कहा क्योंकि उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़ गई थी। अगर आज उसकी माँ साथ होती है तो उसका ये हाल न हुआ होता। उसके बाप जो बाप कहलाने लायक नहीं, वो अपनी ही सगी बेटी को मौत के मुंह ना भेजता अगर उसके पास माँ होती तो। वही न्यूयॉर्क में बलदेव जी वन्या और समक्ष की फोटो को देखते हुए कहते हैं, अब वक्त आ गया है उस वादे को पूरा करना का जो तुमने मुझसे किया था समक्ष सचदेवा। अब हमारे पास इस गद्दी की मालकिन भी है और वो हौसला भी जिसकी हमें जरूरत है।
इससे पहले तुम दोनों के जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आए जो तुम दोनों को अलग कर दे, उससे पहले तुम्हें मेरा वादा पूरा करना होगा समक्ष सचदेवा। वही दर्शनी जी मंदिर की सीढ़ियां उतरते हुए एक लड़के को देखती है, फिर अचानक वो रोने लगती है। वो उस लड़के की तरफ जाने के लिए अपने कदमों की गति तेज कर लेती है और यही बोलते हुए रोड क्रॉस कर रही होती है, मेरा सिद्धार्थ लौट आया, मेरा सिद्धार्थ वापस लौट आया, मेरा सिद्ध मेरे लिए आ गया। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।